बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सदीक। हमने 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 2 हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसका हमारे पास जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन ऑफ एटम। आयनाइजेशन मीन कि किसी एटम का जो है वो आयंस में तब्दील होना। आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी। तो एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो एक प्रोसेस होता है। क्या है कि एक रेडिएशन सोर्स होता है। उस सोर्स को वो जो रेडिएशन सोर्स होगा क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। वहाँ से जो रेडिएशन निकलेंगी वो एटम के ऊपर फॉल करेंगी। जैसे ही वो रेडिएशन एटम के ऊपर फॉल करेंगी तो एटम क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आयंस में इस तरह कन्वर्ट होगा कि वो क्या करेगा कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ करेगा और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। मोस्टली रेडियम 226 रेडियम 226 जो है वो रेडिएशन के सोर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम का एटम है, इसके ऊपर जब रेडिएशन सोर्स की फॉल करवाया जाएगा यानी एनर्जी इसको प्रोवाइड की जाएगी तो ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और आयंस में तब्दील हो जाएगा। अब सोडियम एक मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पूरा एक प्रोसेस है कि किस तरह वो एटम यानी कि कोई भी एटम है किस तरह वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो सबसे पहले जब रेडिएशन सोर्स एटम के ऊपर रेडिएशन गिराएगा, फॉल करेगा तो उससे क्या होगा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, उन रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे। उससे क्या होगा कि वो उनकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेंगे कि एटम से निकल जाएंगे, यानी वो जो एटम होगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। क्योंकि एटम के अंदर दो तरह की स्टेट होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट होती है और दूसरी होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम होती है और एक्साइटेड स्टेट जब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट से फिर क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज़ कर देता है एटम। तो इस तरह जो है वो कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है जब उसके ऊपर रेडिएशन को फॉल कराया जाता है। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मतलब रिलेट करना, किस चीज़ से मुवाजना करना, किस चीज़ का, एटॉमिक मास का। मास ये जो था 1961 में एक ये स्केल बनाया गया। उसमें क्या था कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप था, कार्बन 12, उस आइसोटोप को जो है वो बेस बनाकर एक स्केल बनाया गया। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12। कार्बन 12 वाला, कार्बन का जो 12 आइसोटोप है इसको रेफरेंस माना जाता है और इसके साथ किसी भी एलिमेंट के एटम को का जो मास होता है उसको कंपेयर करते हैं और फिर जो है उसके हम रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AM ये बराबर होता है 1.67377 10⁻⁻27 kg के, जो कि मास है तो मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है। अब इस स्केल पर जब हाइड्रोजन 1 के आइसोटोप का मास देखा गया तो उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 1.007 और सल्फ़र 32 का जो आइसोटोप है इसका मास देखा गया तो इसकी वैल्यू आई थी 31.972। अब इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला होता है कि जिससे हम रिलेटेड एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। M1 P1 + M2 P2 + M3 P3 अप टू so on और इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। अब M1 जो हमारे पास है वो आइसोटोपिक मास है और M जो है वो आइसोटोपिक मास है और P रिलेटिव अबंडेंस है किसी भी आइसोटोप की, आइसोटोपिक अबंडेंस है।
अब M1 फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइसोटोप है तो उसका मास M1 है, तो उसकी जो अबंडेंस है वो P1 है। M2 दूसरा आइसोटोप है और उसकी अबंडेंस P2 है। M3 तीसरा आइसोटोप है और उसकी अबंडेंस जो है वो P3 है। इस तरह अप टू सो ऑन, जितने एटम के किसी भी एटम के आइसोटोप होंगे उतने ही उसका इनके, अगर कोई किसी के 2 आइसोटोप हैं तो M2 तक होगा, अगर उसकी से 3 है तो 3 तक होगा। अगर जितने नंबर ऑफ़ आइसोटोप हैं उतने ही हम उसकी अबंडेंस ले लेंगे साथ, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। क्रिप्टॉन जो है इसके 5 आइसोटोप हैं। इसके हम देख लेते हैं कि अब एटॉमिक मास जो है वो इसका एक जो आइसोटोप है उसका 80 है और इसकी जो अबंडेंस है वो 2 है। फिर दूसरा आइसोटोप है उसका 82 एटॉमिक मास है और 12 इसकी अबंडेंस है। तीसरा आइसोटोप जो है उसकी 83 एटॉमिक मास है और उसकी भी अबंडेंस जो है वो 12 है। चौथा आइसोटोप जो है उसके 84 एटॉमिक मास है और 57 जो है इसकी अबंडेंस है। पाँचवा आइसोटोप 85 उसका एटॉमिक मास है और 17 उसकी अबंडेंस है। अब इन सारों को सॉल्व करके 100 पर जब डिवाइड करेंगे तो उसका 83.7 ये इसका रिलेटिव अबंडेंस है, यानी क्रिप्टॉन की जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमारे पास 83.7 है। इसी तरह लेड है। लेड जो होता है इसके हमारे पास जो है 4 आइसोटोप होते हैं। इसकी भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इसका जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास, एटॉमिक मास है वो पहले आइसोटोप का 204 है और इसकी अबंडेंस 2 है। फिर दूसरा आइसोटोप जो है उसका मास 206 है और इसकी जो अबंडेंस है वो है 24। फिर तीसरा आइसोटोप जो है उसका मास 207 है और उसकी जो अबंडेंस है वो हमारे पास है 22। चौथा आइसोटोप जो है उसका एटॉमिक मास 208 है और उसकी जो अबंडेंस है वो है 52। अब इन सारों को ज़रब जमा करके और 100 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा अगर 207.2 ये है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Pb। लेड का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है हमारे पास इतनी वैल्यू आती है उसकी।